नमस्कार, आप देख रहे हैं बिग न्यूज बिग शो। मैं हूं आपके साथ मुकेश राजपूत। बिग न्यूज बिग शो में आज भी हम उन तमाम बड़ी खबरों का विश्लेषण करेंगे जिनका सरोकार आपसे है। हम आपको बताएंगे कि दिल्ली में कूड़े के ढेर में जो आग लगी है उसने किस तरीके से दिल्ली की राजनीति को गरमा दिया है। हम बात करेंगे अरविंद केजरीवाल की जमानत की उस याचिका पर जिसने कोर्ट ने न केवल फटकार लगाई बल्कि जुर्माना भी लगा दिया। हम आपको बताएंगे कि हिमाचल प्रदेश के कांग्रेस के दिग्गज नेता रहे गंगूराम मुसाफिर अब घर वापसी करना चाह रहे हैं, लेकिन उनका ये सफ़र कौन पूरा नहीं होने दे रहा है। हम बात करेंगे उन किसानों की जो रेलवे ट्रैक पर बैठे हैं, इससे देश को कितना नुकसान हो रहा है। इसके अलावा हम आपको बताएंगे कि कश्मीर में वहाँ की जनता को महफूज रखने के लिए अब तक सेना कितने आतंकवादियों का सफाया कर चुकी है। बात हरियाणा में चल रहे लोकसभा चुनावों को लेकर कौन कौन से दिग्गज इस रण में उतरे हैं और कहां जाकर कौन प्रचारक के तौर पर अपने उम्मीदवारों के लिए वोट मांग रहा है। लेकिन सबसे पहले हम बात करते हैं बिग न्यूज़ बिग शो में देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की। मोदी की गारंटी के नारे को एक बार फिर से प्रधानमंत्री ने हुंकार दी है। आज ये उत्तर प्रदेश के अलीगढ़ और हाथरस में एक चुनावी रैली को संबोधित कर रहे थे। प्रधानमंत्री ने एनडीए के खिलाफ बने इंडिया गठबंधन को भी कई सवालात के घेरे में खड़ा किया और नरेंद्र मोदी ने क्यों कहा कि एक जो मैं नारा दे रहा हूं और ये जो बात बोल रहा हूं इस पर आप ताला लगा दीजिए। तो कौन सी वो बात थी, इसको विस्तार से जानेंगे बिग न्यूज़ बिग शो की पहली बिग रिपोर्ट में। लोकसभा चुनाव के पहले चरण का मतदान खत्म होने के बाद अब नेताओं ने दूसरे चरण के लिए कमर कस ली है। अगले चरण के चुनावों को अब सिर्फ 4 दिन बचे हैं, इसलिए सियासी दलों के नेता चुनाव प्रचार में कोई कसर नहीं छोड़ रहे हैं। बीजेपी की ओर से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने खुद प्रचार का जिम्मा संभाला हुआ है। ये तस्वीरें हैं अलीगढ़ की, जहां प्रधानमंत्री ने चुनावी हुंकार भरी। प्रधानमंत्री ने यहां विपक्ष पर बड़ा हमला बोला और कहा कि ये लोग अपने परिवार और सत्ता के लोभ के अलावा कुछ नहीं करते और जनता से सिर्फ छलावा करते हैं। साथियों, ये इंडी गठबंधन वाले इतनी निराशा में डूबे लोग हैं कि भविष्य की ओर देखने के लिए हौसला ही नहीं रहा। ये कहते हैं कि मोदी विकसित भारत की बात क्यों करता है। ये कहते हैं मोदी भारत को तीसरी बड़ी आर्थिक ताकत बनाने की बात क्यों करता है। ये लोग अपने परिवार और सत्ता के लोभ के अलावा कुछ नहीं करते और जनता से छलावा करते रहते हैं। अलीगढ़ की धरती से प्रधानमंत्री मोदी ने एक बार फिर अखिलेश यादव और राहुल गांधी के गठबंधन पर कटाक्ष किया। एक बार फिर प्रधानमंत्री ने राहुल और अखिलेश को शहजादों की उपाधि दी। सुनिए जरा। पिछली बार जब मैं अलीगढ़ आया था तब मैंने आप सबको अनुरोध किया था कि सपा और कांग्रेस के परिवारवाद, भ्रष्टाचार और तुष्टीकरण की फैक्ट्री में ताला लगा दीजिए। याद है ना? और आपने ऐसा मजबूत ताला लगाया, ऐसा मजबूत ताला लगाया कि दोनों शहजादों को आज तक इसकी चाबी नहीं मिल रही। इसके अलावा प्रधानमंत्री ने दावा किया कि योगी आदित्यनाथ की सरकार विकास को नई ऊंचाइयों तक लेकर गई है। योगी जी की पहचान सिर्फ बुलडोजर से करते रहते हैं,
मैं उनकी जरा आंखें खोलना चाहता हूं, उनकी आंखें खोलना चाहता हूं। उत्तर प्रदेश में आजादी के बाद जितना औद्योगिक विकास नहीं हुआ वो अकेले योगी जी के कालखंड में हुआ है। वन डिस्ट्रिक्ट वन प्रोडक्ट का उनका मिशन आज पूरे देश में नई इज्जत बना रहा है। आपने सिर्फ बुलडोजर की बातें कही, अगर विकास को नई ऊंचाइयों पर कोई ले गया है तो योगी जी की सरकार ले गई है। और काशी के सांसद के नाते, मैं उत्तर प्रदेश का सांसद हूं, ये मेरे भी माननीय मुख्यमंत्री है, मैं गर्व अनुभव करता हूं कि मेरे पास ऐसे साथी हैं। काबिले गौर है कि 2019 के बाद एक बार फिर पीएम मोदी ने अलीगढ़ में रैली की। 2014 से बीजेपी का अलीगढ़ और हाथरस की सीट पर कब्जा है। दोनों चुनावों में पार्टी ने शानदार जीत हासिल की थी। सूर्य समाचार के लिए ब्यूरो रिपोर्ट। बिग न्यूज बिग शो में अब बात करते हैं हरियाणा में लोकसभा चुनाव प्रचार प्रसार की। हर एक नेता अपनी जीत के दावे कर रहा है और रैली के माध्यम से घर घर जाकर अपने आप को सबसे योग्य बता रहा है। इसी कड़ी में अगर हम बात करें मुख्यमंत्री नायब सैनी की, तो उन्होंने पेहुआ के आम आदमी पार्टी के नेता गुरविंदर सिंह को भारतीय जनता पार्टी में शामिल करवाया। इसी के साथ अगर पूर्व मुख्यमंत्री मनोहर लाल खट्टर की बात करें तो आज उन्होंने रोहतक को अपने प्रचार प्रसार के लिए चुना था। इस दौरान जहां पर मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी दिन में 2-3 रैलियां करके जनता को, वोटर्स को अपने करीब लाने की कोशिश कर रहे हैं, तो वहीं पर पूर्व मुख्यमंत्री मनोहर लाल खट्टर रैलियों के माध्यम से विपक्ष पर तंज कसते हुए अपने चुटीले अंदाज में वोटर्स को लुभाने में कोई कोर कसर नहीं छोड़ रहे हैं। हरियाणा का चुनाव जैसे जैसे नजदीक आ रहा है, वैसे वैसे प्रचार प्रसार में भी तेजी आती जा रही है। हरियाणा के अंदर प्रचार प्रसार में सभी बड़े नेता जुटे हुए हैं। बीजेपी अपनी 10 की 10 उम्मीदवारों को जिताने के लिए रैलियों पर जोर दे रही है, तो वहीं इनेलो ने लोकसभा के मैदान में 6 उम्मीदवारों को उतार दिया है। वहीं कांग्रेस अभी उम्मीदवारों पर मंथन कर रही है। बीजेपी की ओर से विजय संकल्प रैली करके विजय का पताका लहराने की लगातार कोशिश की जा रही है। मुख्यमंत्री की ओर से रैलियों के माध्यम से 400 पार का लक्ष्य पूरा करने का वादा कर रहे हैं। इतना ही नहीं, मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी ने आने वाले समय में कई बड़े दिग्गजों की रैलियां होने की बात कही। साथ ही मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी ने कांग्रेस के कार्यकाल पर भी जमकर निशाना साधा है। नॉमिनेशन के बाद फिर बड़े कार्यक्रम केंद्रीय नेताओं के रहने वाले हैं, सभी के रहेंगे। आदरणीय प्रधानमंत्री जी के भी रहेंगे, आदरणीय अमित शाह जी के भी रहेंगे, आदरणीय नड्डा जी के भी रहेंगे, आदरणीय राजनाथ जी के भी रहेंगे। ठाकुर राजनाथ जी की तो डेट भी हमारे पास आ गई है, वो भी हरियाणा के अंदर आने वाले हैं। हमारी डबल इंजन की सरकार ने इस प्रकार का सिस्टम यहाँ खड़ा किया है। मैंने कहा है अभी अपने भाषण के अंदर कि मनोहर लाल जी ने गुड गवर्नेंस का अगर उदाहरण पूरे देश के अंदर देखने को मिलता है तो हरियाणा के अंदर मिलता है। इतने जबरदस्त काम किए हैं, चाहे बिना पर्ची बिना खर्ची के युवाओं को रोजगार, और चाहे आयुष्मान कार्ड के साथ चिरायु कार्ड, और चाहे आवास योजना के साथ और जोड़ करके उनको मकान देने की बात, और चाहे हर घर के अंदर भाइयों 24 घंटे बिजली पहुंचाने की बात, ये हमारी सरकार ने लगातार किया है। हरियाणा के मुख्यमंत्री के साथ ही साथ पूर्व मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने भी प्रचार प्रसार में कोई कमी नहीं छोड़ी है। मनोहर लाल लगातार कार्यकर्ताओं के बीच जाकर जीत का मंत्र दे रहे हैं। हरियाणा के पूर्व मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने बहादुरगढ़ और रोहतक में कार्यकर्ताओं के साथ मंथन किया और आगे की रणनीतियों पर चर्चा की। कांग्रेस की लिस्ट पर निशाना साधते हुए मनोहर लाल ने इसे आश्चर्यजनक बताया है। साथ ही कांग्रेस की लिस्ट जारी न होने पर चुटकी लेते हुए बीजेपी को फायदे की बात कही। तो इस लोकसभा के चुनाव की तैयारी के नाते हमारी पूरी टीमें लगी हैं और लगभग 1 महीने से ऊपर समय हो गया है। भारतीय जनता पार्टी के जो कैंडिडेट घोषित हो गए थे तब से लगातार, चाहे हमारे कार्यालय खोलने के बाद थी, चाहे हमारी रैलियां शुरू हो गई हैं, हमारे और अन्य व्यवस्था के काम शुरू हो गए हैं। क्योंकि समीक्षा समय समय पर करनी होती है, तो लोकसभा के सभी विधानसभाओं में जाकर के समीक्षा का काम मैं स्वयं कर रहा हूँ। मैंने इस समय तक 5 लोकसभा क्षेत्रों में जाके 5 के बजाय 7 कर ली हैं। 8वीं स्वयं मैं चुनाव लड़ रहा हूँ तो 8 हो गई, 2 और बची हैं, वो 2 दिन में और हो जाएंगी। फीडबैक बहुत अच्छा है, सारी व्यवस्थाएं अच्छी प्रकार से हमारे कार्यकर्ता काम कर रहे हैं। जो कोई छोटे मोटे सुझाव होते हैं उसको इम्प्लीमेंट करने के लिए वो कह देते हैं।
तो आगे चूँकि अभी तक कांग्रेस के कैंडिडेट घोषित नहीं हुए हैं, तो थोड़ा सा ये महसूस ज़रूर हो रहा है कि वन साइडेड जैसे हम अपनी कुश्ती अपने आप ही कर रहे हैं। सामने कोई खिलाड़ी आए तो ज़रा और मज़ा आएगा। अब कब उनके घोषित होते हैं वो उनका वैसे तो इंटरनल मामला है, लेकिन ना होने की एक बात सर्वसामान्य हो गई है कि कांग्रेस के घर में कोई दुविधाएं इतनी ज़्यादा फंसी हुई हैं कि बार बार उनकी मीटिंग होने के बाद भी वो फैसले नहीं कर पा रहे हैं। उनकी कोई मजबूरी है, उनके आगे झगड़े हैं, उनकी कोई रणनीति है, ये तो वही बताएंगे, लेकिन इसका लाभ हमको भरपूर हो रहा है। इस समय तक हमने जितना एरिया कवर कर लिया है भारतीय जनता पार्टी के नाते से, उसमें से एक बात सुनिश्चित हो गई है कि हम हरियाणा की 10 की 10 सीटें भारतीय जनता पार्टी के निशान पर जीतकर नरेंद्र मोदी जी की झोली में डालेंगे। रैलियां हो या फिर कार्यकर्ताओं के साथ बैठक, बीजेपी किसी भी चुनाव में बिना रणनीतियों के काम नहीं करती। बीजेपी के प्रचार प्रसार को और बढ़ाने के लिए बीजेपी के बड़े नेताओं का दौरा भी जल्द अब शुरू होने जा रहा है। एक तरफ बीजेपी का प्रचार तो दूसरी तरफ विपक्ष परिवार के साथ बीजेपी हर क्षेत्र में प्रचार कर रही है। अब देखना होगा कि इस चुनाव में फिर से बीजेपी की रणनीति लोगों को पसंद आएगी या फिर विकास के दावे फीके साबित होंगे। ब्यूरो रिपोर्ट, सूर्या समाचार। हरियाणा की राजनीति के बाद आइए अब बात करते हैं हिमाचल में। हिमाचल की राजनीति में कांग्रेस की जो अंदरूनी कलह है वो एक बार फिर से देखने को मिल रही है। पार्टी के दिग्गज नेता रहे गंगूराम मुसाफिर अब वापसी करना चाह रहे थे कांग्रेस में, और उनकी वापसी को जो प्रदेश की अध्यक्षा हैं प्रतिभा सिंह, उन्होंने मंजूरी भी दे दी। लाव लश्कर के साथ आए, मालाएं पहनाई गई और उनको कांग्रेस पार्टी में शामिल करने की बात कही गई। लेकिन ये जो गंगूराम मुसाफिर का सफ़र था ये मुकाम तक नहीं पहुंच पाया। ना जाने कहां से उनके इस सफ़र में रोड़ा लगा और उनकी घर वापसी यानी कांग्रेस में वापसी पर रोक लग गई है। अब इससे जो कांग्रेस की अंदरूनी सियासत है वो तो सामने आ ही रही है, लेकिन बड़ी मुश्किल से जो पार्टी संभलती नज़र आ रही थी, अब गंगूराम मुसाफिर की घर वापसी को लेकर फिर से अलग अलग धड़ों में बंटी नज़र आ रही है। क्या है पूरा माजरा, देखिए हमारी इस खास रिपोर्ट में। हिमाचल प्रदेश में चुनाव के मुहाने में अभी कांग्रेस अपने 8 प्रत्याशी तय नहीं कर पाई है। विधानसभा चुनावों के दौरान कांग्रेस से बगावत किए पार्टी के नेताओं की घर वापसी पार्टी को मजबूती ही देती, लेकिन कांग्रेस में अपनी ही पार्टी अध्यक्ष के फैसले को दिल्ली से हरी झंडी नहीं देने की बात कर अपने लिए संकट पैदा कर दिया है। सबसे पहले आपको प्रतिभा सिंह का वो बयान सुनवाते हैं जिसमें उन्होंने गंगूराम मुसाफिर की घर वापसी का ऐलान किया था। आज हम चाहते थे कि हमारे गंगूराम मुसाफिर जी, जिन्होंने पिछली मर्तबा इलेक्शन लड़ा था एज इंडिपेंडेंट, तो उनकी वापसी बहुत ज़रूरी थी। आज उन्होंने वापसी की है और हम इस बात से गौरवान्वित है कि सभी हमारे वरिष्ठ उस क्षेत्र के कांग्रेस के कार्यकर्ता बहुत खुश है और वो बहुत देर से चाह रहे थे कि मुसाफिर साहब की वापसी हो। आज उन्होंने वापसी की है अपने सारे दल बल के साथ, तो आज हम उनका स्वागत करते हैं पार्टी में और मुझे पूर्ण विश्वास है कि सभी कार्यकर्ता हमारे एकजुट होकर हमारे जो कैंडिडेट है यहाँ से सुल्तानपुरी जी, उनको जिताने के लिए भरसक प्रयास करेंगे। तो सुना आपने प्रतिभा सिंह को, लेकिन पार्टी अध्यक्ष के ऐलान की कांग्रेस आला कमान ने अभी पुष्टि नहीं की है। अखिल भारतीय कांग्रेस कमेटी ने उस समाचार का खंडन किया है जिसमें पूर्व विधानसभा अध्यक्ष गंगूराम मुसाफिर को दोबारा पार्टी में शामिल करने की बात कही गई है। प्रदेश कांग्रेस संगठन महामंत्री रजनीश किमटा ने प्रेस नोट जारी कर कहा कि ये सूचित किया जाता है कि पच्छाद निर्वाचन क्षेत्र के पूर्व विधायक श्री गंगूराम मुसाफिर को कांग्रेस पार्टी में अभी वापस नहीं लिया गया है। पिछले विधानसभा चुनाव में अनुशासनात्मक कार्रवाई के तहत उन्हें 6 साल के लिए कांग्रेस पार्टी से निष्कासित किया गया है। हिमाचल प्रदेश प्रभारी श्री राजीव शुक्ला जी ने स्पष्ट किया कि पार्टी में श्री गंगूराम मुसाफिर की वापसी का निर्णय दिल्ली में अखिल भारतीय कांग्रेस कमेटी के अध्यक्ष के पास लंबित है। बहरहाल कांग्रेस मुख्यालय राजीव भवन में शिमला संसदीय सीट की अहम बैठक के दौरान गंगूराम मुसाफिर की घर वापसी का ऐलान प्रतिभा सिंह ने किया था। अब कांग्रेस का ये अंतर्विरोध बीजेपी को अपने आप नए मुद्दे दे रहा है। जाहिर है पार्टी अध्यक्ष प्रतिभा सिंह इस बयान के बाद असहज महसूस कर रही होंगी और ये चुनावी मौसम में कमर कस रही कांग्रेस के लिए भी बेहतर संकेत नहीं है। सूर्या समाचार के लिए शिमला से अरुण उनियाल की रिपोर्ट।
हिमाचल प्रदेश की राजनीति के बाद आइए अब रुख करते हैं दिल्ली का। दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल आजकल तिहाड़ जेल में बंद हैं। वो जेल से बाहर आने के लिए अलग अलग कोर्ट्स में अर्जी लगा रहे हैं, लेकिन सफलता नहीं मिल रही है। आज की बात करें तो आज भी उनके एक चहीते वकील ने कोर्ट में अर्जी लगाई उनकी ज़मानत को लेकर, लेकिन कोर्ट में जब ये अर्जी लगाई गई तो कोर्ट ने अपनी नाराज़गी व्यक्त की। इस अर्जी को तो उन्होंने खारिज किया ही, साथ ही साथ जिस वकील ने ज़मानत की अर्जी लगाई थी उस पर जुर्माना भी लगा दिया। क्यों जुर्माना लगाया गया, क्यों फटकार लगाई गई, विस्तार से देखिए हमारी इस खास रिपोर्ट में। दिल्ली हाईकोर्ट में सोमवार को एक हैरान करने वाला केस सामने आया, जब एक वकालत का स्टूडेंट कोर्ट पहुंच गया और उसने जनहित याचिका दायर कर दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल को असाधारण अंतरिम जमानत देने की मांग कर डाली। अदालत ने न सिर्फ उसकी याचिका खारिज की, बल्कि उसके ऊपर 75,000 रुपए का जुर्माना भी लगा दिया। याचिका पर सुनवाई करते हुए कोर्ट ने याचिकाकर्ता पर कई तीखी टिप्पणियां भी की। अदालत ने उससे पूछा कि क्या आप संयुक्त राष्ट्र यूएन से हैं? अगर ऐसा नहीं है तो आपको वीटो का अधिकार किसने दिया? अरविंद केजरीवाल कोर्ट के आदेश के आधार पर न्यायिक हिरासत में हैं। अब आपको ये भी बताते हैं कि ये याचिका किसने दायर की थी। ये याचिका लॉ की पढ़ाई करने वाले चौथे साल के एक छात्र ने दायर की थी। इसका टाइटल था वी द पीपल ऑफ इंडिया। छात्र का कहना था कि वो इस याचिका से कोई फेम या पैसा नहीं कमाना चाहता था, इसलिए ये याचिका इस टाइटल के साथ हाईकोर्ट में दायर की गई थी। याद दिला दें कि मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल को ईडी ने दिल्ली आबकारी नीति मामले में 21 मार्च को गिरफ्तार किया था। इसके बाद 1 अप्रैल तक सीएम ईडी की रिमांड पर रहे। इसके बाद उन्हें कोर्ट ने न्यायिक हिरासत में भेज दिया। इस समय केजरीवाल तिहाड़ जेल में बंद हैं। उनकी न्यायिक हिरासत मंगलवार को खत्म होने वाली है। सूर्य समाचार के लिए दिल्ली से विनय सिंह की रिपोर्ट। और आइए अब बिग न्यूज़ बिग शो में बात करते हैं रेल में सफ़र करने वाले यात्रियों की, खास तौर से वो यात्री जो जम्मू से दिल्ली की तरफ आना चाह रहे हैं या दिल्ली से जम्मू की तरफ या अमृतसर आना चाह रहे हैं, जाना चाह रहे हैं। उन्हें काफ़ी मुश्किलात का सामना करना पड़ रहा है। वजह यह है कि हरियाणा के बॉर्डर और पंजाब के बॉर्डर, शंभू बॉर्डर पर कुछ किसान पिछले 6 दिनों से धरने पर बैठे हैं और यहाँ पर रेल आवाजाही बिल्कुल ठप है। किसान अपनी मांगों को लेकर आंदोलन कर रहे हैं। हर एक को आंदोलन करने का हक है, लेकिन क्या ये आंदोलन दूसरों के लिए परेशानी का कारण बन रहा है या नहीं बन रहा है, ये सोचना भी ज़रूरी है, क्योंकि हमारे अधिकार के साथ साथ हमारे कर्तव्य भी साथ में चलते हैं। अब इस आंदोलन से ना केवल मुसाफिरों को मुश्किलात का सामना करना पड़ रहा है, बल्कि हर रोज़ लाखों रुपए का नुकसान भी हो रहा है। समझते हैं विस्तार पूर्वक हमारी बिग न्यूज़ बिग शो की इस रिपोर्ट में। पंजाब के किसानों का रेल रोको आंदोलन थमने का नाम नहीं ले रहा है। शंभू रेलवे स्टेशन पर किसानों ने अपना डेरा जमाया हुआ है। किसानों के रेल रोको आंदोलन के चलते आम जनता त्राहिमाम कर रही है। 350 गाड़ियों को रेलवे प्रशासन की ओर से कैंसिल किया गया है। 35 ट्रेनों को शॉर्ट टर्मिनेट किया गया है। किसान आंदोलन के कारण अब तक 788 गाड़ियां प्रभावित हुई हैं। देखिए, अभी तक जो सुबह 10 बजे तक की पोजीशन है उसमें लगभग 788 गाड़ियां प्रभावित हो चुकी हैं, मेल एक्सप्रेस और पैसेंजर मिला के, जिसमें 152 मेल एक्सप्रेस ट्रेनें कैंसिल हुई हैं और 35 ट्रेनें शॉर्ट ओरिजिनेट और 40 शॉर्ट टर्मिनेट हुई हैं। अभी तक 352 मेल एक्सप्रेस ट्रेनें डाइवर्ट हो चुकी हैं, तो कुल मिला के 580 के आसपास मेल एक्सप्रेस ट्रेनें हैं। इसके अलावा लगभग 209 पैसेंजर ट्रेनें प्रभावित हुई हैं, जिसमें 200 पैसेंजर ट्रेनें हमने कैंसिल करी हैं। तो कुल मिला के 788 मेल एक्सप्रेस और पैसेंजर गाड़ियां हैं जो कैंसिलेशन, डाइवर्जन, शॉर्ट टर्मिनेशन मिला के हैं। अंबाला रेलवे स्टेशन पर यात्रियों की काफी भीड़ है। खासकर लंबी दूरी के यात्री अपने परिवार सहित छोटे छोटे बच्चों के साथ स्टेशन पर बैठने को मजबूर हैं। मैं दिल्ली से आया हुआ हूँ परसों, आज 4 दिन हो गया। मैं चंडीगढ़ गया था और अंबाला से कहानी ऐसा हो गया है कि हर गाड़ी रद्द। आप बताइए, मैं सुबह 8 बजे से यहाँ प्लेटफार्म में भटक रहा हूँ, अभी तक कोई गाड़ी दिल्ली के लिए मिली नहीं रही है। क्यों कैंसिल हुई है हमें भी नहीं पता। कैसे जाएंगे फिर? अभी देख रहे हैं, इंक्वायरी करने के लिए गए हैं कौन सी ट्रेन है। अभी
कब से आ रहे हैं, हम थक गए सफर करके, अभी जाना था जल्दी घर। फिर कोई इन्फॉर्मेशन नहीं है, बस यही है कि बैकएंड से ही डिले आ रही है। 5-6 घंटे सारी ट्रेनें लेट चल रही हैं। इन 6 दिनों में अर्थव्यवस्था पूरी तरह से बिगड़ गई है, क्योंकि किसान पंजाब के शंभू रेलवे स्टेशन पर धरने पर बैठे हैं और जेल में बंद अपने साथियों की रिहाई की मांग कर रहे हैं। किसान आंदोलन का खामियाजा यात्रियों को भुगतना पड़ रहा है। यात्रियों को समझ नहीं आ रहा है कि ऐसे में वो क्या करें, अपनी मंजिल की तरफ कैसे जाएं। सूर्य समाचार के लिए अंबाला से नरेश सैनी की रिपोर्ट। बिग न्यूज बिग शो में किसानों के बाद अब बात करते हैं जवानों की। सेना के जवान अपनी जान को जोखिम में डालते हुए देश की सरहद पर हमारी रक्षा करते हैं। और कश्मीर घाटी की बात करें तो लगातार पिछले कई सालों से कश्मीर घाटी को शांत बनाने के लिए, वहां पर रहने वाले लोगों को महफूज करने के लिए अलग अलग ऑपरेशन करते हैं। घाटी में चैन और सुकून हो, इसके लिए सरकार हर एक प्रयास करती है। इसके लिए बड़े बड़े ऑपरेशंस भी चलाए जाते हैं। पिछले 5 सालों के दौरान आतंक को मिटाने के लिए सरकार द्वारा कौन कौन से ऑपरेशन चलाए गए और इसमें कितने आतंकवादियों को मार गिराया गया, महज कश्मीर में शांति बहाल करने के लिए, दिखा रही है हमारी ये खास रिपोर्ट। अनुच्छेद 370 निरस्त होने के बाद जम्मू कश्मीर में आतंकवाद का खात्मा हो रहा है। कभी आतंक का गढ़ बन चुके जम्मू कश्मीर की तस्वीर पिछले कुछ सालों में काफी बदली नजर आ रही है। आज भारतीय सुरक्षा बल आतंकी संगठनों और आतंकियों के लिए काल बन गए हैं। ऐसा हम नहीं कह रहे, बल्कि आधिकारिक आंकड़े बयां कर रहे हैं। पिछले 5 साल से अधिक समय में श्रीनगर में कम से कम 69 आतंकवादी मारे गए हैं। क्षेत्र में 200 से अधिक आतंकवादी गिरफ्तार किए गए हैं। 2019 में श्रीनगर में कम से कम 4 आतंकवादी मारे गए। 2020 में 22 आतंकवादी मारे गए। साल 2021 में कम से कम 24 आतंकवादी मारे गए, जबकि 2022 में 19 आतंकवादी मारे गए। कुल मिलाकर जम्मू कश्मीर में आतंकवाद पर लगातार नकेल कसी जा रही है। मोदी सरकार ने 5 अगस्त 2019 को जम्मू कश्मीर से आर्टिकल 370 वापस ले लिया था। आर्टिकल 370 को निरस्त करना जम्मू कश्मीर में शांति बहाल करने की दिशा में एक बड़ा कदम साबित हुआ है। सूर्य समाचार के लिए श्रीनगर से मीर आफ्ताब की रिपोर्ट। कश्मीर के बाद फिर से रुख करते हैं देश की राजधानी दिल्ली का। देश की राजधानी दिल्ली के बॉर्डर पर आजकल काफ़ी टेंशन है और ये टेंशन किसी आतंकवादी हमले से नहीं, बल्कि गाजीपुर बॉर्डर जहां पर कूड़े का पूरा पहाड़ बना हुआ है, उसमें आग लग गई है। अब कूड़े में आग लगी है, लेकिन उस आग की तपत दिल्ली की राजनीति में साफ दिखाई दे रही है। आरोप प्रत्यारोप का दौर जारी है। आग का जिम्मेदार कौन है, कूड़े का जो ढेर लगा है इसका जिम्मेदार कौन है, इसको लेकर कई सवालात पूछे जा रहे हैं। एक दूसरे पर छींटाकशी की जा रही है। इस रिपोर्ट के जरिए देखिए। आग की लपटें, धुएं का गुबार, दहकता कूड़े का पहाड़। ये तस्वीरें हैं पूर्वी दिल्ली के गाजीपुर लैंडफिल साइट की, जहां भीषण आग लग गई। राष्ट्रीय राजधानी दिल्ली के गाजीपुर और बलसवा जैसे प्रमुख लैंडफिल साइट्स में आग लगना कोई नई बात नहीं है। हर साल जब गर्मी का मौसम आता है और तापमान 40 डिग्री सेल्सियस से ऊपर पहुंच जाता है, तो लैंडफिल साइट नर्क में तब्दील हो जाती है। अधिकारियों के अनुसार गीला कबाड़ दबे रहने से उसमें हीट पैदा होती है, फिर उसमें गैस बनती है, जिससे आग लगती है। गाजीपुर लैंडफिल साइट के आसपास गाजियाबाद की खोड़ा कॉलोनी, वैशाली, इंदिरापुरम इलाके पड़ते हैं। स्थानीय लोगों को इस आग से निकलने वाले जहरीले धुएं से काफी दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है। आग के कारण सांस लेने में दिक्कत, आंखों में जलन और गले में तकलीफ की शिकायत हो रही है। अभी दिक्कत थोड़ा सा मुझे यहाँ सांस लेने में हो रही है। दूसरा, आप देख सकते हैं पहाड़ पे कितना भीषण आग लगा हुआ है। और दूसरा ये कि यहाँ के प्रशासन की इतनी
लापरवाही है कि इतने बड़े पहाड़ में आग लगा दी गई है। यहाँ से नज़दीकी दिल्ली पड़ती है, गाजियाबाद नज़दीक में पड़ता है। यहाँ का जो पॉल्यूशन निकलेगा ना, मैं सच्ची कह रहा हूँ, यहाँ के जो बुजुर्ग लोग हैं उनको ज़्यादा तकलीफ पड़ेगी। हालांकि ये कोई पहली बार नहीं है जब डंप यार्ड से आग लगने की घटना सामने आई है। इससे पहले 2022 में लैंडफिल में आग लगने की 3 घटनाएं सामने आई थी, जिसमें 28 मार्च की घटना भी शामिल थी, जिसे 50 घंटे से अधिक समय के बाद बुझाया गया था। गाजीपुर के कूड़ा पहाड़ में आग पर अब सियासत भी सुलगनी शुरू हो चुकी है। मौके पर पहुंची एमसीडी मेयर शैली ओबेरॉय का कहना है कि बीजेपी को समझना चाहिए कि ये समय राजनीति करने का नहीं है। आम आदमी पार्टी अरविंद केजरीवाल जब नगर निगम के चुनाव हो रहे थे, घोषणा कर आए थे कि दिसंबर 2023 तक हम इस कूड़े के पहाड़ को खत्म कर देंगे। एक नया कूड़े का पहाड़ तैयार हो गया। सिर्फ भ्रष्टाचार, यहाँ पर भ्रष्टाचार का खेल खेला जा रहा है। ये आग लगती नहीं है, इसके पीछे के कारणों की जांच होनी चाहिए। प्राकृतिक कारण नहीं है, मैं कह रहा हूँ इसके पीछे सीधा सीधा भ्रष्टाचार है। इसकी जांच होनी चाहिए, जो दोषी हैं उनके खिलाफ कार्रवाई होनी चाहिए। और आम आदमी पार्टी के मुखिया, आम आदमी पार्टी की खुद सरकार डायलिसिस पे है और यहाँ जो हालत देख रहे हैं आप, 25 मशीनें यहाँ होनी चाहिए काम करने वाली, आधी मशीनें खराब पड़ी। कौन है जिम्मेदार इसका? लेंगे अरविंद केजरीवाल इसकी जिम्मेदारी? देखिए, ये जो समय है जब ऐसा कुछ नेचुरल डिजास्टर आता है तो ये राजनीति का टाइम नहीं होता। मुझे लगता है कहीं ना कहीं भारतीय जनता पार्टी को समझना होगा कि ऐसे मौकों पर राजनीति ना करके हम सबको मिलकर जनता की भलाई के बारे में, जनता की सेहत के बारे में सोचना चाहिए। और कहीं ना कहीं स्टैंडिंग कमेटी का जो गठन अभी तक नहीं हो पाया, हमारा वादा था कि इन लैंडफिल्स को कम कर दिया जाएगा। भलसवा देख सकते हैं और पहले से काफी बेहतरीन स्थिति है और काफी हद तक जो हाइट है उस लैंडफिल की कम हो चुकी है। गाजीपुर में भी काम चल रहा है पहले से, आप देख सकते हैं एक साइड से कूड़ा का पहाड़ है वो कम हुआ है। काबिले गौर है कि दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने 2022 के एमसीडी चुनाव में वादा किया था कि 31 दिसंबर 2023 के पहले इस लैंडफिल साइट को खाली करा दिया जाएगा। हालांकि कचरा हटाने के बजाय यहाँ और ज्यादा कचरा डाल दिया गया। बता दें, साल 2019 में गाजीपुर लैंडफिल साइट की ऊंचाई 65 मीटर थी, जो कुतुब मीनार से सिर्फ 8 मीटर कम थी। अब इसकी ऊंचाई और ज्यादा हो गई है। 2024 के चुनाव में बीजेपी गाजीपुर लैंडफिल साइट के मुद्दे को भुनाने की पूरी कोशिश करेगी। राजधानी दिल्ली के गाजीपुर लैंडफिल साइट पे लगी आग अभी तक काबू नहीं पाई गई है। आप देख सकते हैं कि आग का जो बुझाने का सिलसिला है वो बशर्ते जारी है, लेकिन आग अभी बुझी नहीं है। धुआं लगातार निकल रहा है। बताया जाता है कि रविवार देर शाम तकरीबन 4 बजे ये आग लगी और जिसके बाद पूरी रात आग को बुझाने के काम किया गया और अभी भी आग बुझाने का काम बदस्तूर जारी है। धुआं लगातार निकल रहा है। यहाँ पे आप देख सकते हैं कि फायर ब्रिगेड की गाड़ियाँ खड़ी हैं। इनको फायर ब्रिगेड की गाड़ियों को ऊपर जाने में इसलिए दिक्कत आ रही है क्योंकि ये थोड़ी ऊंचाई है और गाड़ियां जो है पानी से लोड है, इसलिए ऊपर चढ़ने में गाड़ियों को दिक्कत हो रही है। लेकिन फायर ब्रिगेड का कहना है कि फिर भी लगातार जब से उनको इसकी सूचना मिली तब से ही यहाँ पे फायर ब्रिगेड की गाड़ियां आ रही है और आग बुझाने का काम जारी है। आप देख पा रहे हो कि यहाँ पे जो धुआं निकल रहा है कूड़े का और वहाँ पे चिंगारियां भी निकल रही है आग की। इससे पहले भी कई बार गाजीपुर लैंडफिल साइट में आग लग चुकी है। धुआं इसी तरह निकलता रहता है और इस लैंडफिल साइट को लेकर जो चुनाव आते हैं उसमें भी राजनीति बहुत होती है। कुछ साल पहले इसी लैंडफिल साइट पे एक ब्लास्ट भी हुआ था और इस ब्लास्ट के कारण जो सड़क के नज़दीक लोग गुजर रहे थे उसमें से 1 से 2 लोगों की मौत भी हो गई थी। अब देखना है कि इस लैंडफिल साइट पे और कितनी राजनीति होगी और कब इसकी आग बुझेगी, क्योंकि जो धुआं निकल रहा है वो बहुत जहरीला है और आसपास जहां ये धुआं जा रहा है वहां के आसपास में रहने वाले लोगों को इससे परेशानी हो रही है। कैमरामैन प्रदर्शन के साथ दिल्ली से सूर्य समाचार के लिए विनय सिंह। बिग न्यूज बिग शो को फिलहाल यहीं पर विराम देने का समय आ गया है, लेकिन आप कहीं मत जाइए, बने रहिए हमारे साथ, क्योंकि सूर्य समाचार पर बिग न्यूज बिग शो के बाद भी खबरों का सिलसिला हमेशा की तरह बदस्तूर जारी है। बने रहे हमारे साथ।